वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ मेंस के लिए एक और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 में ले आया हूँ। 10 टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, इसको देख लीजिए। आपके अंतिम समय के रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। पूरे सिलेबस का निचोड़ है, आपका पूरा कुछ रिवीजन हो जाएगा। लगेगा कि आप वही चीज़ें वापस दोहरा रहे हो, मज़ा आ जाएगी आपको। अभी मेंस को लेके सस्पेंस भी बन गया है कि क्या ये पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय लेना है। देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट मिल ही जाएगी इसके बारे में। अभी पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। अब यहाँ कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके संदर्भ में कौन सा सही है कथन। इसकी स्थापना कह रहा है 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई है और बाद में 2018 के 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 का जो उद्देश्य था, एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा और इस प्रकार आयोग एक वैधानिक निकाय ना रहकर एक संवैधानिक निकाय बन गया। कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई, तो आप देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप 1993 कर देते तो पहला सही हो जाता है ना, क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के थ्रू आया है। बाकी 2, 3, 4 सही है। इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और एक नया आर्टिकल इसको मिला 338 बी। अब इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। आर्टिकल 26, 24, 40 और 48 के बारे में। 26 कह रहा है धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 24 कह रहा है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध भाई। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 40 और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना 48 आर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आर्टिकल 44 में था और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये आर्टिकल 50 में है। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वे उच्च सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक उत्तरदायित्व उन पर नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या मृत्यु या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ कौन सा जो है सही हो जाएगा, तो ये चारों स्टेटमेंट देखेंगे आप। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांत और रियासतें इकाइयों के रूप में शामिल थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसने केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इसकी जगह पे डाल दी। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन डी गलत है। सिर्फ क्यों ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 इसके थ्रू प्रांतों में द्वैध शासन आया था, है ना। कहाँ पे आया था, जो प्रांत थे वहाँ से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू करा था भाई। सबसे पहले हमने प्रोविंसेस में लगाया था, प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसको शुरू करा, ये गलत है। अगर आपको पता हो 1919 हमने सबसे पहले प्रोविंसेस जो थी प्रांत थे वहाँ पे द्वैध शासन लगाया, फिर 1935 में हमने यहाँ से ख़त्म करके केंद्र में लगा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। भारत के सार्वजनिक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद की अनुमति के बिना समेकित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती है और प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी भारतीय संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पे कौन सा गलत होगा, कोई गलत नहीं है, यहाँ तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निर्वाचित पंच और सरपंच होता है जो गांव का मुखिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर
स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है और पंचायत बनाने और चुनाव कराने का जो अधिकार है केवल और केवल केंद्र सरकार को है। कौन सा यहाँ सही होगा? तो आप देखेंगे 1 2 3 सही है भाई। पंचायत बनाने चुनाव कराने का अधिकार केंद्र सरकार को कैसे? राज्य सरकार को है ना। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ केवल राज्यों को होना चाहिए था। चलो 7 नंबर पे आते हैं, ये भी पॉलिटी का सवाल है। कह रहे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है और वहीं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा दिया है, जो नहीं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है कह रहा है। और नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आप देखेंगे तो ये चारों स्टेटमेंट आप पाएंगे यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु गठित संतनाम आयोग जो है 1962-64 ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की है। और 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है इसके द्वारा नागरिकों के 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आसान है भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला गलत है। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमने जोड़ी है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है, बाकी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला 1991 में। ठीक है ये। चलो अगला 9 नंबर देखते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में डाली गई। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। और 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। कैबिनेट जो शब्द है कह रहा है इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। भारत में कुल 6 राज्य जो हैं जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, इसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। 18 फरवरी 2019 को सरकारी आदेश के माध्यम से संविधान का जो 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 2019 उसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है गुजरात और झारखंड के बाद तीसरा राज्य बन गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है भाई, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलो सही की पहचान करते हैं। 11 नंबर में आपको सही बताना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फैसपुर अधिवेशन था इसमें 13 सूत्री अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की गई थी। 13 पॉइंट टेम्पररी एग्रीकल्चरल पॉलिसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो फैसपुर अधिवेशन है 1936 में बंगाल में आयोजित हुआ था। फैसपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था और फैसपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत है क्योंकि फैसपुर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने करी थी ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि 1936 में बंगाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सही बताना है। कह रहा है सीताबर्डी का युद्ध 1837 में अंग्रेजों और नागपुर के मराठा शासक अप्पा साहब भोसले के बीच लड़ा गया था। 1916 में एनी बेसन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पेश किया। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो सिर्फ पहला तीसरा करेक्ट होगा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि एनी बेसन ने अध्यक्षता करी थी 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की, 16 में नहीं, 1917 में। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। वर्तमान बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव जो है श्यामजी कृष्णा वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ रखी गई थी। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इसका डिज़ाइन जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा
विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्णा वर्मा ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी होगी। 1919 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। महादेव गोविंद रनाडे ने 1876 में ब्रिटिश सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। महादेव गोविंद रनाडे भारत के औद्योगिकीकरण के ऐसे पहले उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश में उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, दो क्रांतिकारियों ने 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? आप देखेंगे महादेव गोविंद रनाडे जो थे उन्होंने 1870 में ब्रिटिश सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा का उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सही की स्थापना की मतलब सही बताना है। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हस्ताक्षरित हुआ था। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस पृथक निर्वाचक मंडल पर सहमत हुई थी। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग का प्रतीक था। लखनऊ समझौते ने कांग्रेस के उदारवादी, गर्मपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों यहाँ देखेंगे आप सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी होगी आपको। कह रहा है 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत जो है 10 मार्च 1857 को दिल्ली के लगभग 36 मील दूर स्थित मेरठ से शुरू हुई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली का प्रस्ताव सबसे पहले हेल्ट मैकेंजी ने 1819 में दिया। 1880 में लोखंडे ने अंग्रेजी और मराठी में दीन बंधु नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग जो है इनके कार्यकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये शुरू हुआ था मेरठ से। बहुत फेमस डेट है, आपको याद भी रखनी चाहिए, 10 मई 1857 से। ठीक है, दिल्ली से दूर मेरठ में 10 मई 1857। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना होगा आपको। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की थी कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। और ढोंडो केशव कार्वे ने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी। तो लगाओ भैया क्रोनोलॉजी में किसने कब क्या किया। देखिए कांग्रेस अधिवेशन की घोषणा की बात करें जो कि नौरोजी जी द्वारा करी गई, तो ये 1906 में हुई थी भाई। और सावरकर बंधुओं ने जो है इसकी 1899 में मित्र मेला की स्थापना भी की थी, ये भी आप याद कर सकते हो। और स्वराज ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो ये मुझे लगता है आप सभी को पता होगा 1939 में हुई है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो है ये आप देखेंगे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और ढोंडो केशव कार्वे जी ने आश्रम की स्थापना करी विधवाओं के लिए 1839 में, नहीं 39 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1893 में, 1893। तो ये 4 ईयर आप देखेंगे अगर, तो ए ऑप्शन करेक्ट बैठेगा आपका। 18 पे आ जाते हैं। इसको भी क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होगा। सबसे पहले दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गा राम ने बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना कब की? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कब की? दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने कब की? और परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की? तो आप देख रहे होंगे आपके एक एक टॉपिक का रिवीजन हो रहा होगा। ऐसे टेस्ट हैं, ये सिलेबस का निचोड़ है पूरा। तो सबसे पहले अगर परमहंस मंडली की बात कर लें अगर, तो ये 1849 में इसकी स्थापना हुई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। दारुल उलूम की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना 1866 में। और परोपकारिणी सभा 1880 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। गलत की पहचान करनी है भाई। जैन साहित्य में अशोक के जो पौत्र हैं संप्रति, इनको जैन धर्म का संरक्षक बताया गया है। और राजगीर और मथुरा जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे।
कलिंद में चेदी वंश के जो राजा हैं खारवेल, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण संरक्षक थे और जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं। तो यहाँ कौन सा बाबू गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे मथुरा जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र है वो राजगिरी नहीं, उज्जैन है। उज्जैन है ना, मथुरा जैन जो वो उज्जैन है और मथुरा है, ये दोनों। 20 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। शिशुनाग के शासनकाल में जो मालवा क्षेत्र था उस पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। भोगासकोई शिलालेख से ईरान से आर्यों के भारत आगमन की जानकारी भी मिलती है हमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी। गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। यह रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से हमें प्रमाणित भी होता है। तो यहाँ कौन से बिल्कुल सही हो जाएंगे स्टेटमेंट्स? तो ये चारों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाओ। गुर्जार और प्रतिहारा शासक हैं ये, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, भोज प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम। तो लगाओ इसको क्रोनोलॉजी में भाई। जैसे वत्सराज हैं, इनका क्या था क्रोनोलॉजी? तो 775 से 805। और नागभट्ट द्वितीय की बात करें 805 से 833। भोज प्रथम जो है 836 से 865 885 हो जाएगा। महेंद्रपाल प्रथम 885 से आपका 910 हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा गुप्त काल में प्रशासनिक पदानुक्रम का सही क्रम क्या था? भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। भुक्ति का प्रयोग प्रांत के लिए, विषय का प्रयोग जिले के लिए, विधि का प्रयोग नगर के लिए और ग्राम का प्रयोग गांव के लिए। कौन सा सही है इसमें? इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी, टर्म भी आपको याद रखना है। भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम, ठीक है। भुक्ति का मतलब हो गया प्रांत, विषय का मतलब हो गया फिर जिला, जिले के अंदर हो गया फिर विधि नगर, नगर के अंदर फिर गांव। पांचों सही हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसकी मिलान करनी है आपको, मैचिंग करनी होगी। वल्लभी गुजरात, मालवा पंजाब, मालवा और मगध और प्रमुख राजवंश। तो वल्लभी और गुजरात, इसमें जो प्रमुख राजवंश थे वो कौन थे? मैत्रक राजवंश थे यहाँ का प्रमुख। मालवा राजवंश, मालवा में अगर बात करें तो यशोधर्मन या आपके औलिकारा राजवंश कह सकते हो। पंजाब में आपका होड़ो राजवंश हो गया और मालवा और मगध में आपका हो गया गुप्तोत्तर राजवंश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी सही की बात करनी है। तो 1236 से 1266 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चालीसा के शासनकाल के रूप में प्रसिद्ध है। बलबन ने सिजादा एवं पैबोस की प्रथा प्रारंभ की थी। बलबन भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नहरोज की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसके लिए बलबन जो है दिल्ली से बाहर आया और उसने इसे दबा दिया। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो चारों सही हो जाएंगे यार, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाना है यहाँ पे। तुगलक राजवंश, खिलजी, लोधी, सैयद, है ना भाई। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी पढ़ा होगा आपने ना। तो सबसे पहले तो गुलाम वंश होता है 1206 से 1290 तक, है ना। ये स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश कह सकते हो। फिर खिलजी आते हैं आपके कब? 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक आते हैं, भाई याद होगा ना, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी ऐसे। फिर 1320 से ये चलेंगे बहुत आगे 1414 तक। फिर बात करें अगर स्लेव, खिलजी हो गए, तुगलक हो गए, फिर सैयद डायनेस्टी की बात कर लेते हैं तो ये 1414 से 1451 तक चलेंगी। लोधी डायनेस्टी भी काफ़ी समय तक चलेगी, 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। गियासुद्दीन तुगलक ने उलेमाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि की जांच की थी और उनमें से कई के पास मौजूद भूमि का आकार कम कर दिया गया था। गियासुद्दीन तुगलक अपने दरबारी कवि आमिर खुसरो को हर महीने 1000 टन का पेंशन देते थे। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया की नृत्य गीत मजलिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 5 धर्म अधिकारियों से परामर्श किया था। कौन सा यहाँ पे ठीक है? अब देखेंगे चारों ठीक है। 27 की बात कर लेते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2016 को पानीपत हरियाणा से हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आती है। लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के या समाप्त करके
लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए ही यह योजना लाई गई थी। यह योजना प्रारंभ में देश के 100 सबसे कम लिंग अनुपात वाले जो जिले थे वहां लागू की गई थी, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंग अनुपात में 10 अंक की वृद्धि का हमने लक्ष्य भी रखा था। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है। पहला गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में आई थी। आगे है, इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2014 8 अप्रैल, संसद आदर्श ग्राम योजना 8 अक्टूबर 2014 और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। ये एक ही चीज़ 2 बार हो गई है, तो ये तो सही होगा, आप पकड़ लेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये 8 अप्रैल 2015 को आई थी। मुद्रा योजना कब आई थी? 8 अप्रैल 2015 को। चलो, इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में है 2024-25 के में कौन सा गलत है यहाँ पे आपको बताना है। भारतीय में बेरोजगारी दर जो है 2017-18 के 6% से घट के 3.2% हो गई है। लगभग 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और भारत विश्व स्तर पर सबसे युवा देशों में एक होने के नाते एक अद्वितीय जनसंख्या की अवसर के मुहाने पर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने व्यय में कटौती में निर्णायक भूमिका निभाई और 1,45,000 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज की है। अनुमान है कि 2030 तक पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली पहल से उपभोक्ताओं को कम खपत, कम कीमतों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है। यहाँ कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो देखें, यहाँ पे जो है आयुष्मान भारत के लिए हमने 1,25,000 करोड़ रुपए की बचत करी है ना, 1,25,000 करोड़, ये गलत है। चलो, इसको क्रोनोलॉजी में लगानी है। ये योजना है आपकी विश्वेश्वरैया योजना, गांधीवादी योजना, सर्वोदय प्लान और पीपल्स प्लान। तो सबसे पहले विश्वेश्वरैया योजना की बात करें जो कि 1934 में आई थी। गांधीवादी योजना 1944 की है ये। सर्वोदय प्लान 1950, पीपल्स प्लान 1945। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। भारत कह रहा है 1 जनवरी 1985 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। 4 नवंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संविधान की पुष्टि करके इसका संस्थापक सदस्य बना और 27 दिसंबर 1945 को संस्थापक सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। 9 जून 2017 को अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ इसका पूर्ण सदस्य बना। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो बहुत ही आसान है। इससे पहले के टेस्ट में मैंने कवर कराया था कि WTO का मेंबर भारत बना था 1995 में, ठीक है। और दोस्तों ये RO मेंस का अगर आप पूरा, अब तो 23 ख़त्म ही हो गया है, अगर आप नेक्स्ट वैकेंसी का जो 2026 में आनी प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरी है। बैचेस तो आपको यूट्यूब में इसे 500 रुपये में भी मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ समय और पैसे को बर्बाद करेंगे। पैसा जाए कोई बात नहीं, आपका जो बहुमूल्य समय होता है वो उसको ख़राब कर देते हैं। आपको लगता है अरे 500 का लो ले लें। एक्सपेंसिव डजंट मीन्स ऑलवेज गुड, ये भी होता है। और जो कहते हैं ना, सस्ता रहो एक बार महंगा रहो, मतलब महंगा रहो एक बार सस्ता रहो बार बार, है ना। तो वही चीज़ है। इसमें आपको हम इतनी सारी चीज़ें देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। लगातार 9 सालों से SCS आपको देख रहे हो, लगातार सिलेक्शन सबसे ज़्यादा UPPSC के एग्जाम्स में यहीं से होते हैं। सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट ग्रुप, रिकॉर्डेड वीडियोस, इतना सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें आपको सही की पहचान करनी है। MS स्वामीनाथन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत का दूध वाला कहा जाता है भाई, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को पहली बार 1966-67 में लागू किए। बाजार समाजवाद शब्द ऑस्कर लांगे को दिया था, यानी द टर्म मार्केट सोशलिज्म वॉज कॉइंड बाय ऑस्कर लांगे, मतलब ऑस्कर लांगे ने दिया था, ठीक है, बाजार समाजवाद शब्द को। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। श्वेत क्रांति या दूध वाला जो बोलते थे मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीस कुरियन को बोलते थे ना, वो उनको माना जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। स्वामीनाथन तो कृषि के लिए थे ना। 33 में चलिए आते हैं, इसमें गलत बताना है। 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2016 को अपनाया था। सतत विकास की अवधारणा 1962 में रेचल कॉर्सन की पुस्तक
साइलेंट स्प्रिंग के प्रकाशन के साथ शुरू हुई थी। 1968 में जीव विज्ञानी पॉल एलियट्स ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 2016 को नहीं, 2008 को लागू हुआ था। पहला गलत है। अब ये यूपी बजट के संदर्भ में गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहे नगरीय सेवाओं एवं अवस्थापना विकास की नवीन योजना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए 2045 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का जो लक्ष्य है वो अनुमानित है, जिसके लिए 5,372 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो यहाँ कौन सा इनकरेक्ट है? तो आप देखेंगे राज्य की स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद शाह और ताजुद्दीन फिरोज शाह, कौन का शासक था? इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है आपको। तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह से शुरू करें अगर, तो 1347 से 1358 तक इसका शासन था। मोहम्मद शाह प्रथम इसके बाद आएगा 1358 से 1375 तक। फिर मुजाहिद शाह आएगा 1375 से 1378 तक। फिर फिरोज शाह की बात करें अगर, ये थोड़ा बाद में आएगा 1397 से 1422 में। ठीक है, यानी क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 ही सही है। 36 पे आते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव और भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के माध्यम से हुई है। 20 सूत्री जो कार्यक्रम है जुलाई 1978 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। और नया थोक मूल्य सूचकांक जो है कुल 967 उत्पादों की कीमतों को कवर करता है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सही कौन सा है, तो पहला और तीसरा सही है ना। 20 सूत्री कार्यक्रम है ये 1975 में शुरू हुआ था भाई। और जो नया थोक मूल्य सूचकांक है ये 967 नहीं 697 उत्पादों पर शुरू हुआ था। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा भाई। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण का जो पहला चरण है 19 जुलाई 1969 को हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुख्य नियामक के रूप में कार्य करता है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक अमृता सेन द्वारा लिखी गई है। जनसंख्या पिरामिड 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पांचों ठीक है। 38 पे आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, सड़क अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो आप देखेंगे जो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान ये लखनऊ ठीक है। भैंस अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में है, हिसार में, ये गलत था ना, हरियाणा हिसार। जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कह सकते हो कोलकाता में पश्चिम बंगाल। और सड़क अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली है। अभी नवीनतम कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। कर्नाटक जो है भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में वृक्षारोपण में कर्नाटक प्रथम है। भारत कृषि और संबद्ध उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य जो है तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे तंबाकू के उत्पादन में जो प्रथम है वो आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात है, गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाले शीर्ष 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करना है ना। वन और वृक्ष आवरण में सबसे कमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, नागालैंड।
अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, नागालैंड, या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, नागालैंड। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कमी जो देखी गई है एमपी में है, ठीक है। दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे लद्दाख, चौथे पे नागालैंड। पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब इसमें दोस्तों आपको डेजर्ट बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अटाकामा, गोबी, कालाहारी, पटागोनिया डेजर्ट। तो बड़े से छोटे की तरफ आपको क्रम में चलना होगा। यहाँ पे आसान है, आप देखेंगे सबसे बड़ा जो है वो है गोबी डेजर्ट, फिर कालाहारी आएगा आपका, और उसके बाद पटागोनिया, फिर अटाकामा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये प्लेट्यूज़ हैं, मैचिंग करनी है आपको कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है आपका। पठार की बात कर रहा है बेसिकली, एनातोलिया, पेटागोनिया, और आपका हार्डंगरेविदा और चियापास। तो अनातोलिया पठार ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अनातोलिया पठार। तो ये हो जाएगा आपका टर्की का, अनातोलिया टर्की हो जाएगा। और नहीं, अनातोलिया, हाँ ठीक है, अनातोलिया टर्की। पेटागोनिया की बात करें तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। और हार्डंगरेविदा की बात करें तो ये नॉर्वे हो जाएगा। चियापास की बात करें अगर तो ये दक्षिण मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ 43 में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है निम्नलिखित घास के मैदानों के संदर्भ में, जैसे लानोस दक्षिण अफ्रीका, पेरिस वेनेजुएला कोलंबिया, पंपास अर्जेंटीना, और वेल्थ उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा यहाँ पे सही मैच कर रहा है आप देखें, तो आप देखेंगे पैम्पास अर्जेंटीना में जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लानोस तो भाई सबको पता वेनेजुएला में है। लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में भाई। और पेरिस की बात करें ये भी सबको पता है, नॉर्थ अमेरिका में है। और वेल्थ साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। चलो 44 में सही की पहचान करनी है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय जो है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। तो बताओ भाई कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे सतलज और काली के बीच जो है कुमाऊं हिमालय, ये ठीक है। काली और तीस्ता के बीच जो है उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच को असम हिमालय। सिंपल है। 45 में भी सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग के बारे में कह रहा। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं वो रुद्रप्रयाग है। धौली गंगा अलकनंदा मिलती हैं, कर्णप्रयाग है। पिंडार अलकनंदा मिलती हैं, विष्णुप्रयाग है। अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग है। तो आसान है काफ़ी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिली भाई, बन गया रुद्रप्रयाग केदारनाथ के पास। अलकनंदा नंदाकिनी मिली, बन गया नंदप्रयाग। पहला चौथा सही है। धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है ना तो वो बनता है विष्णुप्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग। और पिंडार और अलकनंदा मिलती है तो वो कर्णप्रयाग है। चलो आ जाओ 46 नंबर पे, सही की पहचान करनी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोरू पहाड़ी के जो सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियाँ है उसमें मेहत झील से होता है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन या शेरमुख कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो ये चारों ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए 47 पे बढ़ते हैं हम लोग, सही की पहचान करनी है। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की विधायी राजधानी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु गुहार मोती अरुणाचल में। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित किबीथू भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, अब देखेंगे पहला दूसरा यहाँ सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पर वो गुहार मोती नहीं है, किबीथू है। गुहार मोती तो गुजरात में हो जाएगा पश्चिमी बिंदु, तो इसलिए पहला दूसरा ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। भारत में पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन जो है बॉम्बे हाई में होता है और यह अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से संबंधित है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1971 में रूसी इंजीनियरों की मदद से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत है यहाँ पे। ओबरा थर्मल पावर प्लांट जो 1971 में बना ये ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये है ना, ललितपुर में नहीं है। कहाँ पे, सोनभद्र में। चलो 49 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। काला सागर बालकन प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है।
काला सागर पूर्वी यूरोप में पूर्वी यूरोपीय मैदान के दक्षिण में स्थित है। काला सागर काकेशस के पश्चिम में स्थित है। काला सागर पश्चिमी एशिया में अनातोलिया के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये चारों सही हैं, ठीक है। चलो 50 पे आते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। अफ्रीका का सींग या सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में एक सींग के आकार का त्रिकोणीय उभार है। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसका कुछ भूभाग या कुछ भाग दक्षिण पूर्व यूरोप में तथा बड़ा भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। सवाना जैसी जलवायु दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित सूडान में पाई जाती है। तो यहाँ कौन सा सही है, पहला दूसरा, क्योंकि सवाना जैसी जलवायु आप देखेंगे उत्तर पूर्वी अफ्रीका में है ना, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका नहीं, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, सूडान। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको गलत की पहचान करनी है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है जो मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फिर कह रहा है कॉन्गो मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जहां भूमध्य रेखा के गुजरने के कारण जलवायु जो है भूमध्य रेखीय है। हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों से घिरा है भाई। इंडियन ओशन बाउंडेड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोसिका से घिरा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई। आप कहेंगे सर यहाँ उत्तरी अमेरिका के पास हिंद महासागर कहाँ आ गया, वो तो इधर इंडिया के नीचे है ना। तो ये जो है आर्कटिक सागर होना चाहिए था, यहाँ आर्कटिक है ना, आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 52 नंबर। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। सबसे कह रहा है अक्सोम्बो जो बांध है, अकोसोम्बो बांध सोमालिया में वेल्टा नदी पर स्थित है भाई। और ग्रैंड कूली बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पे है। ग्रैंड डिंकेंस बांध स्विट्जरलैंड यूरोप में डिंकेंस नदी पर है। इगुरी बांध जॉर्जिया में इगुरी नदी पर है। तो यहाँ सही है कौन सा, देखिए 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। वोल्टा नदी पर है ये ठीक है, पर अक्सोम्बो बांध जो है ये देश की अगर बात करें तो घाना में है ना, जो अफ्रीकन कंट्री है घाना, वहाँ पे है ये, वोल्टा नदी पे। बाकी ठीक है। 53 में गलत की पहचान करनी है। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश श्रीलंका है। प्रधान मध्य रेखा जो है 180 डिग्री मध्यमा रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। भारत का क्षेत्रीय जलतट आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक समुद्र में फैला है। और भारत का जो भूदेश है, भूदृश्य कुल विश्व क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 16.85% है। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे दक्षिण एशिया देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मालदीव है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलो 54 पे आते हैं। इसमें आपको मिलान करना होगा। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना और तुइवई जल विद्युत परियोजना, रंगित जल विद्युत परियोजना और दोयांग जल विद्युत परियोजना, कौन सा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना ये मणिपुर में है आपकी, और तुइवई जल विद्युत परियोजना ये मिजोरम में है आपकी, रंगित जल विद्युत परियोजना सिक्किम में हो जाएगी, और दोयांग जल विद्युत परियोजना जो है ये नागालैंड में हो जाएगी। तो यहाँ ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 55 नंबर पे आ जाते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण तक स्थित प्रमुख डेल्टाओं के संबंध में, जैसे महानदी डेल्टा उड़ीसा में, कृष्णा डेल्टा कर्नाटका, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु, गोदावरी केरल। बहुत ही आसान है। आप देखेंगे महानदी उड़ीसा ठीक है, और कावेरी डेल्टा तमिलनाडु सही है। कृष्णा डेल्टा जो है वो आंध्र प्रदेश में बनता है, और गोदावरी डेल्टा की बात करें अगर तो ये भी आंध्र प्रदेश में बनता है, ठीक है। पहला तीसरा सही है। 56 पे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में पाई जाती है जो बसाल्ट लावा के अपक्षय या पर्दन के परिणाम स्वरूप बनती है। काली मिट्टी को अपनी स्वयं की गीली घास वाली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी को इसकी उच्च नमी, चिकनी मिट्टी की बनावट और पानी बनाए रखने की क्षमता के कारण स्वजुताई के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 57 में भी सही की पहचान करनी है भाई। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग तमिलनाडु, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र आंध्र प्रदेश, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी एवं मैनग्रोव वन केंद्र हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा।
तो आप देखेंगे यहाँ सिर्फ बी सही है भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड जो ट्री रिसर्च है तमिलनाडु ये, क्योंकि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड नहीं हिमाचल प्रदेश में है। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र यूपी में है, और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी मैनग्रोव जो है ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में है ये, ठीक है। 58 पे आ जाओ, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। सतत विकास की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा ब्रूडलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी है। प्रोफेसर कृष्णन चोनिधर ने 1910 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में आर्थिक नियोजन पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। दुनिया का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में नामित किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा, ठीक है, तीनों सही है। 59 में गलत बताना है। हाइड्रोजन ईंधन जो है सेल वाहन उत्सर्जक के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादक करते हैं। अधिकांश रेगिस्तानी पौधे रात में फूलते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के दौरान सक्रिय होते हैं। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना भी सतत विकास कहलाता है। और भारतीय पौधों के लिए जो रेड डाटा बुक है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन जो है उत्सर्जक के रूप में पानी का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन का नहीं। किसका? पानी का उत्पादन करते हैं। और दोस्तों हमारे आर के ग्रुप्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरा डाउट क्लियरेंस जो है ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, पूरी 150 क्लासेस के साथ, जीएस की 120 क्लासेस, 30 क्लासेस हिंदी की और 60 फुल एंड टेस्ट भी मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी मेंस और प्री दोनों की। अब इसमें सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। नॉक्नी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण होता है। प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ दर सबसे अधिक होती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और बिहार में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो 1 2 3 यहाँ सही हो जाएगा, चौथा गलत है। आर्सेनिक प्रदूषित जल ये बिहार नहीं बांग्लादेश हो गए हैं, ठीक है, बांग्लादेश। 61 इसमें भी इनकरेक्ट बताना होगा आपको, कौन सा इनकरेक्ट है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा पुस्तक जो है चुनौतियां मुझे पसंद है, इसका विमोचन हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम, हंसी आती है तो पढ़ के। 2.0 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में सूरजपुर आर्द्र भूमि के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक परियोजना विकसित की है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना, क्योंकि एक पेड़ जो माँ के नाम 2.0 है ना, इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, ठीक है, बलिया गलत है यहाँ, उत्तर प्रदेश का बागपत होना चाहिए, और जो बागपत है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर, ठीक है, बागपत होना चाहिए था, ये गलत है, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में भी गलत की पहचान करनी है। 8 जुलाई 2025 को कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, खेलो इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इस चैंपियनशिप में लखनऊ के साथ शीर्ष स्थान पर है, मतलब लखनऊ जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा यहाँ गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 जुलाई नहीं 8 मार्च को शुरू हुआ है, 8 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में गलत बताना है। भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित 17वां T20 विश्व कप 17 T20 एशिया कप 2025 पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। अभिषेक शर्मा को हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, और DP वर्ल्ड T20 एशिया कप 2025 को टाइटल प्रायोजक था। कौन सा इनकरेक्ट है? स्पॉन्सरशिप कह रहा DP वर्ल्ड ने करी थी T20 एशिया कप 2025 की, कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही है। 64 में भी गलत बताना है। कह रहा कणाद दास जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक हैं, जिन्होंने 25 सितंबर 2025 को कार्यभार संभाला है। तमिलनाडु में स्थित डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में कमज़ोर के रूप में शामिल किया गया है, वल्नरेबल के रूप में। विश्व रेबीज दिवस 2025 को हाल ही में एक्ट नाउ
एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी नामक थीम के साथ मनाया गया है? क्या विश्व रेबीज दिवस या वर्ल्ड रेबीज डे? तो यहाँ पे भी कोई देखेंगे आप गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 65 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। रूस ने हाल ही में 2030 तक बंद ईंधन चक्र के साथ दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की योजना की घोषणा की है। प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में प्रथम वन केंद्रित पर्यावरण लेखांकन रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। यूनेस्को ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को भारत का पहला शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को जैव मंडल रिजर्व घोषित किया है। शीश चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 9वीं SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। और कतर भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला दुनिया का 8वां देश बन गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सी वाला गलत है, 9वीं नहीं 7वीं SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है भारत ने बांग्लादेश को हराकर। 67 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा। सोनू निगम को हाल ही में सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मूखी हाल ही में भारत में जन्मी पहली वयस्क चीता मानी गई है, मतलब बन भी गई है। सिंगापुर ने हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे बी गलत है, क्योंकि उड़ीसा के झारसुगुडा में जो है भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ पे हुआ? झारसुगुडा, लिख देता हूँ मैं, झारसुगुडा, ठीक है, झारसुगुडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। हाल ही में झारखंड के कह रहे बालोद जिले को अक्टूबर 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, ठीक है। राजीव वर्मा को हाल ही में अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और भारत को हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता के 2025 सूचकांक में विश्व स्तर पर 128वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जो बालोद जिला ये झारखंड नहीं, ये छत्तीसगढ़ का है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? छत्तीसगढ़ होना चाहिए था, है ना। स्पेलिंग तो पता ही है आपको ना छत्तीसगढ़ की। तो ये गलत है। 69 में गलत की पहचान करनी है। तो कह रहा है शीरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और बिहार के 2 स्थलों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आप देखेंगे बिहार के जो 2 स्थल हैं, एक तो गोकुल जलाशय, ठीक है, ये सारण में नहीं है, बक्सर में है, तो ये गलत हुआ। उदयपुर झील की बात करें पश्चिम चंपारण, ये ठीक हो जाएगा ना। गोकुल झील कहाँ है? बक्सर में है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए फैल्कॉन 9 लॉन्च वाहन से इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एजेंसी नासा हैज लॉन्च इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन फ्रॉम फैल्कॉन 9 लॉन्च व्हीकल टू स्टडी द हेलियोस्फीयर एंड स्पेस वेदर। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 4 अक्टूबर को सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट थीम के साथ मनाया गया है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। थक गए हो तो रेस्ट कर लो भाई, देखो 20 का लगाओ, 25 लगाओ, ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करो, रेस्ट करो, पानी पियो, कुछ टहलो और फिर से लगाओ, है ना। लगा ज़रूर लो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरे सिलेबस का निचोड़ है ये। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है शरद कमल को 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
भारत ने हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वहीं भारत की जो पहली निजी क्षेत्रीय H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगाल में स्थापित की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कोई नहीं होगा, तीनों बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2025 3 व्यक्तियों को वर्धी प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए प्रदान किया गया है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मैरी ई ब्रंको और फ्रेड रैमजेडिल और जापान के शिमोनो साकागुची को संयुक्त रूप से मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा राज्य सरकार की महाशय घर योजना शुरू की है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरे भाई आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं और यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। तो हिमाचल प्रदेश हाल ही में हिम तेंदुओं की पूरी आबादी का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 पदक जीते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 में PM सेतु योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भारत ने यहाँ पे पदक जीते हैं 22। कितने पदक जीते हैं? टोटल 22 जीते हैं, 19 नहीं जीते हैं। 74 पे आते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 का जिनाली मोदी को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबुलेला को दिया गया है। 58वां मानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मशाकी काशीवारा को दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे यहाँ पे सी गलत है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में बन गया है, तो पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको सही की पहचान करनी है। हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने हाल ही में अनाथ बच्चों और कमज़ोर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये आप देखेंगे 1 और 2 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में ब्राज़ील में रियो कार्निवल की तर्ज पर 9 दिवसीय बथुकम्मा फूल महोत्सव मनाने की योजना की घोषणा की है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ने हाल ही में वाराणसी में उत्तर प्रदेश से खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। फिर कह रहे हैं 3 दिवसीय हर घर तिरंगा देशभक्ति फिल्म महोत्सव हाल ही में 11 से 13 अगस्त 2025 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 77 इसमें ये जनजातियाँ हैं, जैसे माओरी जनजाति, मसाई जनजाति, सेमांग जनजाति, पिग्मी जनजाति, ठीक है। कौन से देश में ये पाई जाती हैं? जैसे माओरी जनजाति की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाएंगी, और मसाई जनजाति की बात करें केनिया, तंजानिया में पाई जाएंगी। सेमांग जनजाति मलेशिया हो जाएगा आपका, और पिग्मी जनजाति की बात करें कॉन्गो बेसिन में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 78 में गलत की पहचान करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है। जनसंख्या की दृष्टि से इथोपिया सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो दोहरी स्थलरुद्ध हैं, अर्थात वे केवल एक अन्य स्थलरुद्ध देश से घिरे हुए हैं। फिर कह रहा है लेसोतो, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से एक अन्य देश से घिरे हुए हैं। यानी ये मैप बेस्ड सवाल है, अगर आपने कंट्रीज़ का मैप नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाओगे, पक्की बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ किर्गिस्तान नहीं, यहाँ लिechtenstein जो देश है और उज्बेकिस्तान, ये 2 देश ऐसे हैं जो डबल तरफ से लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। मतलब दे आर सराउंडेड बाय ओनली वन अदर लैंडलॉक कंट्री। चलिए अगला देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, हिंडनबर्ग और मैनहट्टन लाइन, ये कौन से देशों के बीच में है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, ये गलत हो जाएगी क्या? ये भी सही हो जाएगी। और हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी फ्रांस, ये गलत है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट लाइन आपने सुनी होगी, मैगिनोट लाइन।
जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और मैनहेरम लाइन सोवियत रशिया और फिनलैंड, ये तो ठीक है, यानी 1 to 4 सही हो जाएगा आपका। अब ये देश हैं और राजधानियाँ, जैसे केनिया, साउथ कोरिया, इराक, इक्वेडोर, कंबोडिया। कौन सी राजधानी सही मैच कर रही है? जैसे केनिया की नायरोबी ठीक हो जाएगी, साउथ कोरिया की क्वितो नहीं है, सियोल है। साउथ कोरिया की क्या है? सियोल है, SEOUL है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वितो इक्वेडोर की है, क्विटोर इक्वेडोर की राजधानी है। इराक की राजधानी बगदाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इक्वेडोर की तो बताई थी, क्वितो है। कंबोडिया की क्या है? नोम फे, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी 1, 3, 5 बिल्कुल सही है यहाँ पे। 81 में भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही हो जाएगा? आइसलैंड लैटिन अमेरिकी मुफ्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं। आइसलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मैक्सिको इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। किर्गिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। कौन सा सही है? तो बहुत ही आसान, यहाँ तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 82 नंबर में आपको बताना होगा प्राकृतिक गैस के खनन केंद्र और देश, जैसे लीबिया, नाइजीरिया, रोमानिया और यूके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता लोगे आप। लीबिया जो आपका सिरते बेसिन है, ये लीबिया में है, ठीक हो जाएगा। और नाइजीरिया की बात करें तो नाइजर डेल्टा हो जाएगा यहाँ। रोमानिया में डेन्यूब डेल्टा हो जाएगा आपका रोमानिया। और यूनाइटेड किंगडम उत्तरी सागर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 83 में ये वाटरफॉल है, इसमें आपको मैच करना है कौन सा सही मैच कर रहा है आपका। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला, नियाग्रा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, विक्टोरिया जलप्रपात अमेरिका कनाडा सीमा, और तेगुला जिम्बाब्वे जाम्बिया सीमा। तो यहाँ कौन सा सही है? एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नायग्रा वाटरफॉल की बात करिए, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ेगा, ये कहाँ है? US कनाडा बॉर्डर पे। विक्टोरिया फॉल जो है जिम्बाब्वे जाम्बिया के बॉर्डर पे पड़ता है। और टुगेला फॉल जो है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है ना, याद रखना। विक्टोरिया कहाँ है? जिम्बाब्वे जाम्बिया के बॉर्डर पे है। नायग्रा आपका US कनाडा के बॉर्डर पे पड़ेगा। अब 84 में आपको सही मिलान करना है, यहाँ पे कौन सा सही है। जैसे ग्रेट स्लेव लेक और मेराकाइबो लेक, लेक बैकाल, लेक एरी। बहुत ही आसान है, सुना होगा ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा आपने, कि ग्रेट स्लेव लेक आपका हो जाएगा रशिया, साइबेरिया हो जाएगा। हो साइबेरिया कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कनाडा है ना। बाई ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, ये सब वही है ना, तो इसको करो कनाडा, ठीक है। और लेक आयरी आपने सभी को पता होगा, लेक आयरी के बारे में भी। लेक आयरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गई। लेक बैकाल रशिया हो गई, लेक मेराकाइबो वेनेजुएला हो गई, यानी 84 का सी हो जाएगा। चलिए, अब ये विटामिन है और इनके नाम है, कह रहा कौन सा सही है इसमें से, ये बताना होगा। विटामिन B5, B6, B7, B9, ठीक है। जैसे फॉलिक एसिड, ये B5 को कहते हैं क्या? फॉलिक एसिड, तो ये तो गलत है भाई। फॉलिक एसिड तो विटामिन B9 को कहते हैं। B5 को हम लोग पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं भाई, B5 को पेंटोथोनिक एसिड। B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। B7 बायोटिन नाम है, ये भी सही है। B9 का नाम है फॉलिक एसिड, वो तो अभी बता ही दिया आपको, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है यहाँ। चलिए अगला देखते हैं 86, इसमें सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे इज ऑल्सो नोन एज साइनो एल्गी। और नील हरित शैवाल एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीवाणु है। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के उद्देश्य से किया जाता है। और नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करता है और मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि नील हरित जो शैवाल है उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? साइनो शैवाल नहीं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना। तो यानी आपका 3, 4 सही है। और नील हरित शैवाल जो है ये एक कोश की है, बहुकोश की नहीं है। पहली चीज़ यूनिसेल्युलर है, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस समूह की सब्जियों को उनके पौधे के तने के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वेजिटेबल आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ देयर प्लांट। कैरेट, बीटरूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, अनियन, पोटैटो, मस्टर्ड, स्पिनच या फेनुग्रीक या कैबेज, कलीफ्लावर। तो तने के रूप में हम किसको प्राप्त करते हैं? तो बहुत ही आसान है, एक तो शुगर केन है, अनियन है और पोटैटो है। भाई गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब तो जड़ें होती हैं ना, और सरसों पालक में तो ये सब पत्तियाँ होती हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी नाम ही ये फूल होते हैं, ठीक है। 88 में सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। कोबाल्ट नामक सूक्ष्म खनिज की कमी से एनीमिया रोग और तंत्रिका संबंधी विकार होता है। तांबा नामक लघु खनिज की कमी से गोइटर रोग और मंद शारीरिक विकास हो जाता है।
जिंक नामक लघु खनिज की कमी से खुरदरी, त्वचा और भूख में कमी होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि गॉइटर रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है ना। यहाँ आयोडीन होना चाहिए था, दूसरे में तांबा नहीं, आयोडीन की कमी से। 89 में सही बताना है आपको। डच धातु जो है तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। शोल्डर टिन और सीसा से बनी मिश्र धातु है। पीतल तांबा और टिन से बनी है। कांसा तांबा और जस्ता से बनी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला दूसरा यहाँ आप देखेंगे सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते से बना हुआ है। पीतल किससे बना है? तांबे और जस्ते से, यानी ब्रास वो बना है कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज बना है कॉपर और टिन से, है ना। यानी कांसा जो है, क्या कांसा तांबा और टिन से बना है। ऑप्शन 1 2 यहाँ ठीक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है इसको क्रोनोलॉजी में लगाना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ओजोन रिएक्शन, इन्वेंशन ऑफ CFC एज अ सेफर अल्टरनेटिव टू अमोनिया, बैन ऑन CFC एरोसोल इन द US, कनाडा, स्कैंडिनेविया कंट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CFC रिएक्शन। तो बताओ भाई, प्राकृतिक ओजोन अभिक्रिया की पहचान ये होती है 1930 में। अमोनिया के सुरक्षित विकल्प के रूप में CFC का आविष्कार ये पहले होगा 1920 में। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्कैंडिनेवियाई देश में CFC एरोसोल पर प्रतिबंध जो है इसकी बात करें अगर तो ये लगेगा 1978 में। और CFC अभिक्रिया की पहचान जो है अगर बात करें तो ये कब होगी? CFC अभिक्रिया की पहचान तो ये होगी 74 में। तो इसका ऑप्शन ए आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है। 91 देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी होगी। तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यशोधर्मन मिहिरकुल युद्ध जो है 6वीं शताब्दी में हुआ था। अपने 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक को धर्मशोक कहा गया है। और आयुर्वेद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में हमको मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा? तो आप देखेंगे जो कांचीपुरम है वो पल्लव राजवंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट की नहीं, है ना। ये किसकी राजधानी थी? पल्लवास की। 92 में आपको गलत की पहचान करनी है। रुद्रमा देवी वरंगल के काकत्या वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। वायु पुराण गुप्त राजवंश के प्रशासन और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। वैदिक काल के प्रशासन में भगदुआ एक महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारी होता था जो कर वसूलने के लिए उत्तरदायी था, यानी टैक्स वगैरह लेता था। और मिले बनाओ एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो यूनानी राजा मिनिंदर और जैन भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में लिखा गया था। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जैन भिक्षु का काम थोड़ी है, बौद्ध भिक्षु थे ये नागसेन, उनके बीच में संवाद बताया गया है। ठीक है। 93 देख लेते हैं। 93 में क्या कह रहा है? इसमें भी गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख पल्लवों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखी शिलालेखों में से एक है। जौनपुर शिलालेख ईश्वर वर्मन से संबंधित है। काकत्या राजवंश का संबंध महिला शासक रुद्रमा देवी से है। वरामिहिर का पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है। उत्तर प्रदेश के ये बाराबंकी जो जिला है इसमें हरहा में पाया गया जो ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख है, ये मौखरिया जो थे, मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। पल्लव नहीं, मौखरीय शासक नहीं होते थे जो, है ना, मौखरीय शासक, उनके बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। अब इसमें फिर आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ये गुप्त राजवंश के शासक है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ठीक है। तो श्रीगुप्त तो आपको पता ही है ये फाउंडर ही था भाई। तो 240 से 280 जो है ईस्वी तक ये रहता है। घटोत्कच फिर रहता है 280 से 319 तक। चंद्रगुप्त वन रहता है फिर 319 से 335 तक। फिर समुद्रगुप्त आता है 335 से 375 तक। ठीक है। तो बहुत बढ़िया ये सीरियल क्रोनोलॉजी है, एकदम बेहतरीन सी। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 95 में आपको गलत बताना है। कौन सा यहाँ पे गलत होगा? हुज्जत उल इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली के पास थी। हश्त बिशिहत अमीर खुसरो द्वारा फारसी में लिखी गई थी। गुनियात अल मुनिया साहब शर्मादी द्वारा लिखा गया था। और एजाज खुशरवी और किरान उस सादीन दोनों अल मसूदी द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे यही गलत है। ये दोनों लिखे गए हैं किसके द्वारा? आमिर खुसरो द्वारा, है ना। ये दोनों लिखे गए हैं आमिर खुसरो के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका?
भास्कराचार्य के संस्कृत गणितीय ग्रंथ लीलावती का फारसी अनुवाद आबिद फैजी ने किया था। अबुल फजल ने संस्कृत के महान ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनवर सुहेली शीर्षक से अनुवाद किया था। दारा सिको ने सफ़ीन उल औलिया और मजमा उल बहरीन का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद जो है ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 97 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति दृढ़ता से स्थापित हो गई। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। शेख अब्दुल फैजी को मलिक उस सुवरा की उपाधि प्रदान की गई थी। और दिल्ली में मदरसा ए बेगम नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना औरंगजेब ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। मदरसा ए बेगम की स्थापना जो है ये करी थी औरंगजेब ने नहीं, ये करी थी माहम अनगा ने। माहम, एक सेकेंड, अनगा, ठीक है, माहम अनगा के द्वारा करी गई थी। चलिए क्वेश्चन 98 देख लेते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। महत्वपूर्ण पेशवा शासक है इनके, जैसे नारायण राव, माधवराव प्रथम, सवाई माधवराव, रघुनाथ राव। ठीक है, तो नारायण राव इनका टाइम क्या रहा है? 1772-73 रहा है। माधवराव प्रथम की बात करें तो 1761 से 1772 तक रहा है। सवाई माधवराव की बात करें तो 1774 से 1795 तक रहा है। रघुनाथ राव की बात करें तो 1773-74, बहुत ही कम टाइम तक। तो इसकी क्रोनोलॉजी भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी सही बताना है आपको। एसडीजी के जो 17 गोल है मैच करना है आपको। गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन वाटर सैनिटेशन। बहुत ही आसान है। पहला गोल जो है यही सही है, 0 पॉवर्टी। दूसरे में है 0 हंगर, है ना, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, 0 हंगर है। तीसरे बुक की बात करें, देखिए गरीबी नहीं रही, भूख नहीं रही, तो अच्छी स्वास्थ्य भी हमें मिलनी चाहिए, यानी गुड हेल्थ की बात करी गई है इसमें। और 4 में एजुकेशन की बात करी गई है ना, एजुकेशन की। तो एक जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ये आपका 5 में है। और क्लीन वाटर सैनिटेशन गोल 6 है। एक बार एसडीजी के 17 गोल लर्न कर लीजिएगा, इसे सवाल बार बार घुमा के पूछा जाता है। फिर कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में सही विकल्प बताना है। इसकी स्थापना 2010 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर केंद्रित है। और यह भारत में पर्यावरणीय नियमों को लागू करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 पे देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। भारत की जो पहली वन नीति है 1998 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को तैयार की गई थी। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। और भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1972 को राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति का गठन किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला आप देखेंगे गलत है। भारत की जो पहली वन नीति है ये 1894 में आई थी, बहुत पुरानी है। एक सेकेंड, 1894 में वोल्कर की सिफारिश पर, ये तो ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। भारत में टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से वनस्पतियों और जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए बनाए गए हैं भाई। जितने भी टाइगर रिजर्व है मेनली टू प्रोटेक्ट फ्लोरा फौना इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। टाइगर रिजर्व कह रहे हैं इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। अगला कह रहा है वन्यजीव अभयारण्य विशेष प्रजातियों या प्रजातियों के समूह के साथ साथ उनके आवासों के संरक्षण के लिए निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र है भाई। तो यहाँ पे गलत बहुत आसान है। आप देखेंगे टाइगर रिजर्व जो होता है वो टाइगरों के कंजर्वेशन के लिए, वनस्पति और जीवों के लिए तो हमने नेशनल पार्क बना रखा है ना, उसके लिए हमने नेशनल पार्क बना रखे हैं, तो ये गलत है। 103 देख लेते हैं, इसमें 2011 की जनगणना के संबंध में सवाल है। कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है और गोवा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो यहाँ कौन सा सही है? देखिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, ये ठीक है। और ऐसे अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में, ये भी सही है। सिक्किम जो है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है, गोवा नहीं, है ना, सिक्किम होना चाहिए था। तो सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा।
104 कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन आवरण और वृक्षावरण में अधिकतम कमी वाले शीर्ष 4 राज्यों में से एक है भाई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल या तमिलनाडु? तो अब लेटेस्ट फॉरवर्ड डाटा अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो तो नंबर 1 पे एमपी पे आई है, फिर कर्नाटका आया, उसमें तीसरे नंबर पे लद्दाख आया है आपका, है ना, लद्दाख आ गया है, और चौथे पे आपका नागालैंड आया है, यानी यहाँ पे कर्नाटक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ये हो जाएगा। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट पे है, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला सबसे कम वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 जिलों में से नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे कम वन क्षेत्र, तो सबसे कम वन क्षेत्र में आपको जो है नहीं अगर पूछेगा तो भदोही तो नंबर 1 पे, जहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले भदोही या संत रविदास नगर। दूसरे नंबर पे मऊ आता है, तीसरे पे संभल आता है, सोनभद्र नहीं होगा यहाँ पे, है ना, सोनभद्र नहीं होगा, तो आंसर हो गया सोनभद्र। अब ये उत्तर प्रदेश बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें गलत बताना है आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है 1.0, इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान करा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए 1732 करोड़ का प्रावधान है। पीएम कुसुम योजना के लिए 509 करोड़ का प्रावधान है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ और महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ का प्रावधान करा गया है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के लिए 3150 करोड़ का प्रावधान था, 1500 करोड़ का नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 107 नंबर केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा यहाँ सही होगा। नहीं, सही नहीं, गलत बताना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके लिए 18,794 करोड़ रुपए कह रहे हैं खर्च करे जाएंगे, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2465 करोड़। कौन सा गलत है भाई बजट 2025-26 के अनुसार? आप देखेंगे पहला गलत है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 19,794 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 19,794 करोड़। चलिए 108 नंबर देख लेते हैं, नवीनतम खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा बेस्ड सवाल है, कौन सा गलत होगा यहाँ बताना है आपको। ओडिशा भारत का सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्रूड ऑयल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में भारत में डोलोमाइट का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 109 नंबर देख लेते हैं। 109 में कह रहा है, फिर से कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, शहतूत रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वन्या रेशम में तसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम शामिल है। भारत में उत्पादित लगभग 70% व्यावसायिक रेशम शहतूत से आता है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा आपका? तो इनमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व हेपेटाइट दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मिलान करना है आपको। यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये 27 जून हो जाएगा आपका, और हेपेटाइट दिवस की बात करें तो 28 जुलाई हो जाएगा आपका। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून, नो टोबैको डे 31 मई, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए रीजनिंग के सवाल अब जो 10 आते हैं वो देख लेते हैं। सही क्रम क्या होगा? सज़ा, जेल, फैसला, अपराध, गिरफ्तारी। लड्डू है एकदम भाई। जब आप कोई अपराध करोगे, है ना, कोई अपराध करोगे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी भाई। पहले अपराध होगा, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर फैसला आएगा। फैसले में आपको अगर सज़ा हुई तो फिर आप जेल जाओगे भाई, सिंपल सी चीज़ है। यानी ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो अब इसमें लुप्त संख्या याद करनी है आपको। कौन सी लुप्त संख्या होगी? तो यहाँ से मिलाओ भाई। जैसे आप देखो कौन सा सही होगा यहाँ। अब देखो ये बन रहा है 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ऐसे 24 दूनी 28, 28 दूनी क्या हो जाएगा? 56, 56 हो गया आंसर। 12 अप्रैल 1750 को कौन सा दिन था ये निकालना है, तो इसको आपको निकालना आता ही होगा, है ना। निकाल लो इसको, आंसर बता देता हूँ मैं। रविवार है ना। इसको लंबा प्रोसेस है, मैं बताऊँगा ऑड इवन डेज, तो ये तो आप ही करो। कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? तो इनमें से लीप ईयर कौन सा होगा ये आपको बताना है। कौन सा होगा लीप ईयर? तो भाई बहुत ही आसान है, जो 400 से डिवाइड हो जाए वो देख लो लीप ईयर। जैसे 2000 हो गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न सूचक है। पेन को 35 लिखना है, रन को क्या लिखेंगे? इसको भी अपना वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। आंसर बता दे रहा हूँ, 53 है। 52 छात्रों की कक्षा में रेहान का शुरुआत से क्रमांक 15वां है और आखिर से उसका क्रमांक क्या होगा ये बताना है। पेन पेपर उठाइए, निकालना शुरू करिए। आंसर मैं बता रहा हूँ 38। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। कोशिश करिए, दिमाग चलाइए, बता ले जाएंगे। बहुत ही आसान है। अब देखेंगे ना, 5 दूनी 10 है ना, और
10 तियाँ 30, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84 हो रहा है। तो यहाँ पे अब निकाल लो इसका, 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 25 इंटू 35 ये है, 40 इंटू 65 ये है, 38 इंटू 55 ये है, तो 14 इंटू 45 क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5441। ठीक है, जिस प्रकार सागर का संबंध कह रहा नौका से, उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे है ना। ओशियन इज रिलेटेड टू बोट, रोड इज रिलेटेड टू, बहुत ही आसान है भाई, तो रोड इज रिलेटेड टू बस, है ना भाई। ओशियन में बोट चलती है तो रोड पे क्या चलेगी, बस चलेगी। हार्वेस्ट को कह रहा है ये लिख रहे हैं, तो फार्मिंग को क्या लिख सकते हैं, तो आराम से ईजोटी वाला जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लो, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है।